नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्वेश्चन के रूप में लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि विलियर का जो वाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि विलियर का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसको अपन समीकरण के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं पी एस समानुपाती कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि किस प्रकार से धातु होता है। इससे पहले अपन ने वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पढ़ा था और वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन में अपन ने राउल्ट के नियम को फॉलो किया था कि राउल्ट नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलय की मोल भिन्न के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैटर जो है, ये जो इक्वेशन है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसी इक्वेशन से अपन को ये टर्म्स निकालना। ठीक है भाई, अभी टर्म्स आती कैसे है उसे देखिए। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए आंसर के तौर पे हम लिख सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करते हैं, इस समीकरण के जो दोनों पद होते हैं इन दोनों पदों को एक में से हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण के दोनों पदों को एक में से घटाने पर, एक में से घटाएंगे तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी बराबर, इसे भी लिख देंगे 1 माइनस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इस तरीके से हम इसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद में देखो इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर तो क्या जाएगा पी, और इधर जो एलसीएम आएगा वो आएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसको जब सरल करते हैं तो यहाँ पर तो आ जाएगा पी माइनस पी प्लस पी एस, इधर आ जाएगा हमारे पास स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन। यहाँ से पी कैंसिल, यहाँ एन से एन कैंसिल,
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बचा केवल पी एस अपॉन पी बराबर, यहाँ पर बचेगा हमारे पास कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक तो ये बचता है हमारे पास, ये समीकरण आती है। इस समीकरण में क्या करते हैं, इस पी को हम इधर पक्षांतर कर लें, तो इधर आ जाएगा हमारे पास पी एस बराबर पी इंटू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल, ये समीकरण बन गई। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब स्थिर रहता है, विलायक का वाष्प दाब क्या रहता है, स्थिर रहता है। तब इसे हम समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिख देंगे। तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं पी एस समानुपाती कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और ये समीकरण बन गई यहाँ पर समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि विलयन का वाष्प दाब पी एस, वाष्प दाब पी एस विलायक की मोल भिन्न, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता, विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन है जो अपने क्वेश्चन लिखा था कि सिद्ध कीजिए कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वाष्प दाब अवनमन जैव परासरण दाब में संबंध। है वाष्प दाब अवनमन यानी P माइनस PS तथा परासरण दाब पाइप में संबंध, परासरण दाब में संबंध, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अब देखो इसमें हम ये दोनों जो क्रम्स हैं वाष्प दाब अवनमन और परासरण दाब दोनों पढ़ चुके हैं
और हम दोनों के बारे में ये भी जानते हैं कि दोनों जो है वो अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं। यानी वाष्प दाब अवनमन तो क्या है, विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो विलायक होता है, शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है। तो जब अपन किसी विलायक में कोई विलय मिला देते हैं तो विलय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में जो कमी होती है उस कमी को ही अपन वाष्प दाब अवनमन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब विलायक के वाष्प दाब में जो कमी हो रही है वो सामान्यतः विलय को मिलाने पर होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब अवनमन जो है वो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, या यूं कहें कि विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसी प्रकार देखो जो परासरण दाब जो है, परासरण दाब भी एक अनुसंख्य गुणधर्म है जो कि विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी दोनों जो कारक हैं ये विलयन की सांद्रता पर निर्भर करते हैं और दोनों के दोनों ही अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो इन दोनों गुणों में मात्रात्मक संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो कार्य किया वो कार्य किया था बार्नटॉफ ने। इसने कार्य किया था बार्नटॉफ ने। तो यहाँ पर अपन लिख दें कि वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन तथा परासरण दाब में, परासरण दाब में मात्रात्मक संबंध सर्वप्रथम बार्नटॉफ ने याद किया, बार्नटॉफ ने याद किया। यानी सबसे पहले इसकी जो संबंध ज्ञात करने का कार्य था वो बार्नटॉफ ने याद किया था। उसके बाद विकास में वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वाष्प दाब अवनमन और परासरण दाब में संबंध ज्ञात किया। ठीक है, तो बार्नटॉफ ने क्या किया, एक प्रयोग किया, एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में इन्होंने एक तिसेल कीप ली और उस तिसेल कीप में तनु विलयन या किसी पदार्थ का जो विलयन है वो भरा और फिर उस तिसेल कीप के ऊपर एक अर्धपारगम झिल्ली लगाकर उस तिसेल कीप को क्या किया, इन्होंने एक शुद्ध जल से भरे हुए पात्र में, एक शुद्ध जल से भरे हुए पात्र में उल्टा लटका दिया। यानी इस तरीके से हम उस तिसेल कीप को बना सकते हैं यहाँ पर, और ये उस तिसेल कीप में हम अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। ठीक है, इस तिसेल कीप में उन्होंने क्या कर दिया, किसी पदार्थ का विलयन कर दिया और ये विलयन जो है सामान्यतः इसको अपन सांद्र विलयन मान या फिर विलयन होता है, चाहे सांद्र हो चाहे तनु हो, लेकिन विलयन है मिलाकर ये मान। फिर इस तिसेल कीप को उन्होंने क्या किया, ये अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, इधर एम डैश SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर इस तिसेल कीप को उन्होंने क्या किया, एक शुद्ध जल से भरे हुए, एक शुद्ध जल से भरे हुए पात्र में रख दिया, पात्र में रख दिया। ठीक है, फिर पात्र में रखने के बाद उन्होंने क्या किया, इस पूरे पात्र को, इस पूरे पात्र को बेल जार से ढक दिया। बेल जार से क्या कर दिया, इसको पूरे पात्र को ढक दिया।
और टू पंप कर दिया निर्वातित अवस्था में इसे लिख देंगे। तो यहाँ पर टू पंप या निर्वात में इसको बना, ठीक है। ये इसमें अपन ने भर दिया सॉल्वेंट और इधर भर दिया अपन ने सॉल्यूशन। अब देखो कुछ समय बाद क्या हुआ कि यहां से इस शुद्ध जल से भरे हुए पात्र से जल के अणु इस विलयन के अंदर क्या करते हैं, गमन करते हैं। और गमन करने पर हम ये मान लेते हैं कि विलयन का जो तल है वो h ऊंचाई पर जाकर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो उस h ऊंचाई पर जाकर जब ये स्थिर हो जाएगा तो वो इसकी साम्य अवस्था मानी जाती है। तो देखो ये तो हो जाएगा हमारे पास PS और ये हो जाएगा हमारे पास P, यानी ये जो वाष्प दाब है ये तो है विलायक की सतह पर लगने वाला दाब, और ये है विलयन का वाष्प दाब है विलयन की सतह पर जो दाब लगता है। इस तरीके से P और PS को मान लेते हैं। अब देखिए उन्होंने ये बताया कि साम्य अवस्था पर जो परासरण जो दाब होता है, साम्य अवस्था पर परासरण दाब पाई जो होता है वो द्रव के तल पर, द्रव के तल पर या द्रव के तल पर या सतह पर या नली की जो सतह होती है इस पर द्रव के द्वारा डाले गए द्रव स्थितिक दाब, द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पाई बराबर H रो G, H रो G के रूप में इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। या H विलयन वाला है ना ये, तो विलयन से संबंधित लिखेंगे HBG और इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। यहाँ पर जो H है, यहाँ H बराबर नली में द्रव के तल की ऊंचाई, नली में द्रव के तल की ऊंचाई, और स्मॉल d जो है ये है विलयन का घनत्व, और जो G है ये है गुरुत्व त्वरण, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो P है हमारे पास है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब क्या है P, और विलयन का वाष्प दाब है PS, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा हमारे पास P माइनस PS, ठीक है। अब ये वाष्प दाब अवनमन जो है वो सामान्यतः वाष्प के द्वारा लगने वाले जो दाब है, वाष्प के द्वारा लगने वाला जो दाब है उसकी जो ऊंचाई है, द्रव के तल की जो ऊंचाई है उसके बराबर होता है। यूं कहें कि
इन दोनों वाष्प दाबों का जो अंतर है वो वाष्प के स्तर की ऊंचाई द्वारा डाले जाने वाले वाष्प दाब जो अवनमन है वो वाष्प के स्तंभ की ऊंचाई के द्वारा डाले जाने वाले द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन लिख दें कि वाष्प के स्तंभ की ऊंचाई द्वारा डाले जाने वाले द्रव स्थितिक दाब हो जाएगा H रो G के रूप में। ठीक है, अब ये जो दोनों दाब हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वाष्प दाब अवनमन बराबर वाष्प के स्तंभ की ऊंचाई द्वारा डाले जाने वाले द्रव स्थितिक दाब, इन दोनों को अपन बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं माना P माइनस PS बराबर H रो G, और ये समीकरण बना देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर इसको क्या बना दिया, 2 बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर भाग दे देते हैं। देखो P माइनस पी एस अपॉन P माइनस पी एस अपॉन पाई बराबर H रो जी अपॉन H डी जी। तो यहाँ से H से H कैंसिल, G से G कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पाई बराबर रो अपॉन डी, और ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब देखो अपन ये मानते हैं कि यदि वाष्प जो होती है यानी विलायक की जो वाष्प होती है वो सामान्यतः आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ पर अपन लिख दें कि यदि वाष्प आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है तो समीकरण का पालन करती है तो PV बराबर RT या V बराबर RT अपॉन P, ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारे पास 4। ये हो गए हमारे पास समीकरण नंबर 4। यदि वाष्प घनत्व रो बराबर कैपिटल M अपॉन V, कैपिटल M अपॉन V, ये समीकरण नंबर 5। समीकरण 4
4 व 5 से, तो समीकरण 4 व 5 से हम मान रख देंगे समीकरण में, यानी जो हमारे पास समीकरण नंबर 5 है, समीकरण 5 में हम v का मान रख देंगे। अब v का यदि अपन यहाँ पर मान रखते हैं तो देखो समीकरण बनेगी हमारे पास रो बराबर RT फिर ऊपर चला जाएगा तो Pn, और ये समीकरण हो गई समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 से हमें मान रखना है समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन समीकरण 3 व 6 से, 3 व 6 से तो P माइनस PS अपॉन पाई बराबर रो का मान रखना है समीकरण नंबर 6 से हमें, तो PM अपॉन RT PM अपॉन RT डॉट D, ये समीकरण होगा। अब इस P को हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो P माइनस PS अपॉन T बराबर M अपॉन RT D पाई, और ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 6। अब देखो स्थिर ताप पर हम शर्त लगा देते हैं यहाँ पर कि स्थिर ताप पर विलायक का अनुभार और घनत्व दोनों क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। विलायक का अनुभार और घनत्व दोनों स्थिर रहते हैं, तो दोनों स्थिर रहेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू किसके रूप में आ जाएगी, कांस्टेंट के रूप में रहेगी। तो कांस्टेंट के रूप में रहने पर इसे अपन लिख देंगे यहाँ पर, चलो पहले अपन यहाँ पर रखते हैं कि माना स्थिर ताप पर विलायक का अनुभार कैपिटल N व घनत्व स्मॉल d स्थिर है। तो अच्छा इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास सामान्य विलयन से संबंधित है। किससे संबंधित है, विलयन से। तो यदि अपन तनु विलयन मान ले, क्या मान ले, तनु विलयन मान ले, तो तनु विलयन के लिए अपन ये लिख सकते हैं कि माना स्थिर ताप पर तनु विलयन का अनुभार और घनत्व जो है वो विलायक के अनुभार में घनत्व के बराबर है, तो हम स्थिर ताप पर विलायक का अनुभार और घनत्व स्मॉल d को क्या मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं। तो उसी प्रकार से वहां पर तनु विलयन को विलायक के समान मानकर तनु विलयन का अनुभार और घनत्व को भी हम स्थिर मान सकते हैं। जब स्थिर मान लेंगे तो ये समीकरण जो है हमारे पास आ जाएगी, स्थिर है तो समीकरण 6 से ये हमारे पास बनेगी P माइनस PS अपॉन P बराबर K पाई। अब K को यदि मैं हटा देता हूं तो P माइनस PS अपॉन P समानुपाती पाई, यानी ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास 7। तो समीकरण 7 से हम ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन है वो सामान्यतः विलयन के परासरण दाब के समानुपाती होता है। हमारा जो टॉपिक है वाष्प दाब अवनमन और परासरण दाब, तो ये हमारे पास आ गया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के परासरण दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसे हम वाष्प दाब अवनमन के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन को ये मानना है कि यदि स्थिर ताप पर विलायक का वाष्प दाब स्थिर है,
और होता है, आप जानते हैं इस चीज को कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो सामान्यतः क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो यहां पर अपन लिख दें कि यदि विलायक का वाष्प दाब स्थिर है तो शब्द लगा सकते हैं कि यदि स्थिर ताप पर विलायक का वाष्प दाब भी क्या है, स्थिर है, तो समीकरण समीकरण 7 से हम लिख सकते हैं P माइनस PS समानुपाती के समानुपाती पाई। इसको लिखने का जो तरीका रहता है वो सामान्यतः अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस P को हम इधर ले जाएं और P को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा P माइनस PS बराबर KP पाई। अब K और P दोनों क्या हो जाएंगे, स्थिर ताप पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा P माइनस PS समानुपाती पाई। और ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारे पास 8, जो कि हमारे क्वेश्चन का जवाब है कि वाष्प दाब, अवनमन और परासरण दाब जो होते हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि वाष्प दाब, अवनमन और परासरण जो दाब है ये दोनों ही क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म है। दोनों ही क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म है और दोनों ही विलयन की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। इसलिए इन दोनों में भी जो संबंध होगा, वाष्प दाब, अवनमन तथा परासरण दाब, दोनों में जो संबंध होगा वो भी समानुपाती का ही संबंध होता है। इस प्रकार से आप लोगों का ये जो टॉपिक है वाष्प दाब, अवनमन तथा परासरण दाब में संबंध समाप्त। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर के क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा वाष्प दाब, अवनमन या वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन को ज्ञात करने की विधियों से संबंधित। तब तक के लिए आप लोग ये मैटर सफिशिएंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप पिछले जो पेपर है उनको यदि देखते हो, पुराने पेपर को उठाकर देखते हो तो ये क्वेश्चन ये बार पूछा जा चुका है और थ्योरेटिकल है, समझना है केवल आप लोगों को इसे और इस समीकरण को व्युत्पन्न करना है। थैंक यू, धन्यवाद।